सर थैंक यू फॉर टाइम अगेन। सर लास्ट पॉडकास्ट के अंदर हम जब डब्ल्यूटीओ को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर फूड डंपिंग का भी जिक्र आया था, तो आपने एक टर्म यूज की थी बुर्जुआजी। आपने इसके ऊपर मुझसे हमने ऑफ द कैमरा बात की हुई है और आपने इसके ऊपर वर्ल्ड रिव्यू ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर भी लिखा है। तो सर ये टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है और इसका क्या बैकग्राउंड है? यस, जस्ट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा पहले रिफ्लेक्ट कर लूं, बता लूं डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा सा रह गया था माइनर इन प्रीवियस डिस्कशन इन द अर्लियर पॉडकास्ट। उसमें यह था कि डब्ल्यूटीओ जो है अमेरिका ने और वेस्ट यूरोप ने बनाया, इसको गैट को, डब्ल्यूटीओ को, फ्री ट्रेड को इन्होंने प्रमोट किया। एक रिकार्डो था, डेविड रिकार्डो 1815 में इकोनॉमिस्ट था। मैंने इसके बारे में लिखा है एक आर्टिकल बहुत बड़ा, डेविड रिकार्डो के नाम से ही इंटरनेशनल क्रिटिकल थॉट में लिखा है। इसके बारे में 4-5 साल पहले पब्लिश हुआ है और काफी लोगों ने पढ़ा है कि डेविड रिकार्डो का थॉट क्या था। इसी के ऊपर बेस है और ये न्यू लिबरलिज्म भी इसी के ऊपर बेस है। तो डब्ल्यूटीओ क्या कि अमीर मुल्कों ने इम्पोज किया और गरीब मुल्क जो है नहीं चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज किया, एक्सेप्ट किया, राइट। तो क्या हुआ कि डब्ल्यूटीओ जो है, क्योंकि अमीर मुल्कों में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये चाहती हैं पूरी मार्केट दुनिया की इनके हाथ में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, ताकि और प्रॉफिट बनाए, सस्ता सामान खरीदें और महंगा सामान बेचें। तो ये चाहते हैं हम सस्ता रॉ मटेरियल दुनिया भर खरीद लें और फिर बना के उसको दुनिया भर में बेचें। अच्छा, तो ये हुआ, ये डब्ल्यूटीओ का ये था। तो डब्ल्यूटीओ में इसलिए जो, अच्छा, अफ्रीका में और इंडिया में डब्ल्यूटीओ का सपोर्ट नहीं था, इसलिए भी किसानों में, क्योंकि वहां छोटे छोटे किसान हैं, उनको सरप्लस बहुत कम वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिकन मार्केट में। तो छोटे छोटे किसान वो लोग हैं, कोई बड़े किसान अमेरिका बर्तानिया जैसे वहां नहीं है, यूरोपियन यूनियन फ्रांस जैसे नहीं वहां है। तो वो डब्ल्यूटीओ नहीं चाहते। अमेरिका चाहता है कि चूंकि अमेरिका में खेती में बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस होता है, 20% वो कंज्यूम करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में फूड को, जो फूड प्रोड्यूस करते हैं अमेरिका में 80% उनको फॉरेन मार्केट चाहिए। तो वो चाहते हैं फ्री ट्रेड हो ताकि दुनिया भर में सामान बना बेचें। तो उनके यहाँ ये है। तो इसलिए जो है लिबरलाइजेशन जो ट्रेड है एग्रीकल्चर में, ये रिच कंट्री चाहते हैं, इनकी कंपनियां बड़ी चाहती हैं कि दुनिया के मार्केट पर कब्जा करो, गरीब मुल्क बेचारा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, लेट अस बैक टू ऑन योर टॉपिक बुर्जुआजी। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, गरीब मुल्कों में इस पे बात नहीं हुई कभी और बहुत कम बात हुई। क्या हुआ कि यूरोप में जब फ्यूडलिज्म था, बहुत सिस्टम 15, 16, 17 सेंचुरी में यहाँ जमींदारी होती थी और ये चर्च बहुत स्ट्रांग होती थी, चर्च और जमींदार, फ्यूडल और टेनेंट्स होते थे। तो यहाँ इंग्लैंड वगैरह में भी, अभी इधर जो है फ्रांस में, हर जगह बड़े बड़े फ्यूडल होते थे। तो फ्यूडल के खिलाफ वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, बहुत ही फेमस है फ्रांस का इनकलाब जो है। मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा है, फ्रेंच इनकलाब के बारे में। तो उस वक्त बुर्जुआजी नहीं थी, फ्यूडल सिस्टम था। बड़े बड़े जो रूलिंग एलिट होते थे वो फ्यूडल के ताबेदार थे, फ्यूडल उनको कंट्रोल करता था और जो गवर्नमेंट लॉ पास करती थी सब वो जमींदारों को फेवर में। जमींदार को मतलब बड़े बड़े फ्यूडल, वो जो जमीन को ओन करते थे। हाँ, जैसे वो गवर्नमेंट में आके, हुकूमतों में आके फिर अपने मर्जी के वो लॉ पास करवाते थे, उन्हीं के टोटल उन्हीं को फायदा होता था जी। उन्हीं के लोग मिलिट्री में भी होते थे, उन्हीं के लोग पार्लियामेंट में बैठते थे और उन्हीं के लोग जो किंग के क्लोज भी होते थे हर जगह पूरे यूरोप में। तो फ्यूडल सिस्टम क्या हुआ कि यूरोप में उस वक्त इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो शुरू हुआ है 1750 के बाद इंग्लैंड में पहले, फिर बाद में फ्रांस में हुआ, फिर बाद में हॉलैंड और मुल्कों में हुआ। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था 1750 के बाद। स्लेव ट्रेड और इंडिया जो कॉलोनी बंगाल हुआ उसके बाद शुरू हुआ। एनीवे, तो बुर्जुआजी का है। तो जब ये कॉलोनी दुनिया भर में बनाया इन्होंने, तो वहां की बुर्जुआजी को इन्होंने मार डाला। सर बुर्जुआजी मतलब बुर्जुआजी का मतलब है कि इंडस्ट्रियल क्लास। अच्छा, एक क्लास जो इंडस्ट्री, उसका इंटरेस्ट है कि इंडस्ट्री बनाए, सामान बना के प्रॉफिट कमाए। वो जैसे स्टील बनाए, लोहा बनाए, लैंप बनाए, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाए, दरवाजे बनाए, वो इंडस्ट्रियल गुड्स पैदा करके प्रॉफिट कमाए, उसका खेती में इंटरेस्ट कोई नहीं। तो जो फ्यूडल है वो खेती बाड़ी वाले, हाँ, और जो बुर्जुआजी हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट। जी। तो यूरोप में क्या हुआ, धीरे धीरे इनलाइटमेंट और इसके बाद जो है 16-17 सेंचुरी में मर्चेंट क्लास बहुत आगे बढ़ गया।
इंग्लैंड में भी, फ्रांस में भी, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ये 4-5 मुल्कों में मर्चेंट क्लास जो ट्रेडर्स आगे बढ़ गए। क्योंकि इनके यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी और फूड डेफिसिट भी थे, तो इनके यहाँ मेडिसिन वगैरह के लिए हर जगह से, इंडिया वगैरह से स्पाइसेस, टी चाइना से, पोर्सलिन चाइना से, पोर्सलिन वगैरह, हाँ, बर्तन वर्तन सब वहां से लाते थे। और वहां के लोग जो है, ये बहुत जरूरी समझना चाहिए, चाइना इंडिया वाले इनको बेचते सामान जरूर थे, लेकिन इनका सामान नहीं खरीदते थे, कि चाइना इंडिया के जो कंज्यूमर था उनको यूरोपियन गुड्स की कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यूरोपियन लोग इतना अच्छा गुड नहीं बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे कि वो इंडिया चाइना में उसकी डिमांड हो। तो इंडिया चाइना वाले इनको एक्सपोर्ट जरूर करते थे, लेकिन उसके बदले में इनसे वो सोना लेते थे। और ये सोना, पहले जब सोना देते थे तो इनके यहाँ सोना खत्म हो गया था, तो इन्होंने साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का कब्जा करके वहां सोना लूट के लाया, पूरे कंटिनेंट को लूटा सोना, और फिर वो सोना पे करते थे इंडिया चाइना कॉलोनी होने से पहले, बिफोर इंडिया बिकेम ब्रिटिश कॉलोनी। तो ये क्या करते थे कि इंडिया से कॉटन क्या नहीं पैदा होता, तो कॉटन इंडिया से आता था, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, पोर्सलिन चाइना से आता था, सिल्क भी चाइना से आता था, तो टी भी चाइना से आती थी। टी इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कि यहाँ सर्दी में बहुत लोग कॉलरा वगैरह से मर जाते थे। क्योंकि एक हमारा प्रोफेसर कोलीग, उसने बहुत अच्छा लिखा था, टी के ऊपर एक बुक लिखी थी, लीड्स यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ाते थे पहले, कि टी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ ठंडे पानी से अक्सर टॉयलेट और पानी मिक्स हो जाता है, उस वक्त वाटर सप्लाई नहीं होती थी इस तरह, तो लोग जो है सोते से पानी पीते थे, तो सोते में टॉयलेट वगैरह गंदे पानी मिक्स होने के बाद कॉलरा बहुत यहाँ होता था। तो अगर पानी को उबाल दो तो 99% बैक्टीरिया मर जाता था, वो सब गलत चीजें मर जाती थी, पानी साफ हो जाता था। तो उस वजह से टी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। इसलिए नहीं टी में कोई वो थी, इसमें टी में बहुत हीलिंग पावर है, कुछ भी नहीं था। टी इसलिए जरूरी थी कि पानी को उबालते थे तो बैक्टीरिया सब मर जाता था, तो फिर इनकी बीमारी दूर रहती थी, इनको बहुत फायदा होता था। एनीवे, तो बुर्जुआजी के बारे में तो क्या हुआ, मर्चेंट क्लास जो है वो जाता था इंडिया चाइना, और वहां से स्पाइसेस वगैरह ले आते थे, तो एक बार लाते थे तो 1000 गुना प्रॉफिट इनको होता था। तो इसी चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। मैंने अभी इसी साल लिखा एक पेपर, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की सबसे अच्छी बड़ी कंपनी थी, ये 16th सेंचुरी में बनी थी, और फ्यूडल का असर कम हो रहा था, क्योंकि जो टैक्स है वो मर्चेंट ज्यादा पे कर रहे थे स्टेट को फ्यूडल के मुकाबले में, तो स्टेट में जो है इंटरेस्ट मर्चेंट का बढ़ रहा था। तो नेवी जो है वो फ्यूडल को नहीं प्रोटेक्ट करती थी, वो जाती थी उसको मर्चेंट क्लास को प्रोटेक्ट करती। तो हमेशा इन्होंने बिजनेस क्लास के साथ फौज भेजी है, आज भी भेज रहे हैं, दुनिया भर में लड़ाई कर रहे हैं, इनका बिजनेस इंटरेस्ट बढ़े। अगर इनका बिजनेस इंटरेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं आप लोग, तो फिर ये कहते हैं कि यू आर माय फ्रेंड। एनीवे, तो बिजनेस के इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया इस तरह। तो जब ये मर्चेंट क्लास इंडिया वगैरह में गए, उसका पहली कंपनी थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इंडिया से कोई मतलब नहीं था, उसका नाम इंडिया रखा इन्होंने जरूर, लेकिन उसके ओनर जो थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन और मर्चेंट थे, लंदन के, सब लंदन के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी तरह डच में भी एक कंपनी थी, बनाया था उन्होंने इंडोनेशिया में ट्रेड करने के लिए। तो ये कंपनियां मर्चेंट क्लास थी। तो मर्चेंट जो है ये इनका असर बहुत बढ़ गया। तो धीरे धीरे मर्चेंट ने क्या किया कि पहले लाते थे सामान, खरीद के लाके बेचते थे यहाँ। उसके बाद इन्होंने देखा कि अगर हम सामान यहां बनाएं तो क्या होगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने सोचा कि क्या हुआ, और ट्रेड करने में बड़ी प्रॉब्लम उनको होती थी। कभी उस वक्त सुएज कैनाल नहीं खुला था, तो जाता था पूरा अफ्रीका घूम करके जहाज जो है, तो बहुत रिस्की होता था मौसम की वजह से। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इनको यहाँ इमर्ज हुआ कि इंडस्ट्रीज बनाई है, छोटी छोटी इंडस्ट्री। तो इनके यहाँ रॉ मटेरियल नहीं था। पहली इंडस्ट्री बर्तानिया अमेरिका में जो बनी है, फ्रांस में बनी है, उसको कहते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैनचेस्टर में बनी है। तो मैंने उसमें जिक्र किया अपने ईस्ट इंडिया आर्टिकल जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्टिकल में। तो पहली जो इनकी कंपनी इंडस्ट्री की थी वो रेलवे वगैरह नहीं थी, पहले बनी थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये होगा कि इनके यहाँ कॉटन लोगों को मिल जाएगा। पहले कॉटन नहीं होता था, सब कॉटन इंपोर्ट होता था, जो फिनिश कॉटन गुड्स है। तो क्या हुआ कि कॉटन के सिर्फ दुनिया में 2 मुल्क सप्लाई करते थे पूरी दुनिया को, इजिप्ट और ये इंडिया। तो दोनों को इन्होंने कॉलोनी बनाई। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर कॉटन आप बर्तानिया में इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं ये लोग, और इन्होंने स्टेट ने बड़ी हेल्प की कि कॉटन और वुलन इंडस्ट्री लगे, वूल लगे, इन्होंने बैन कर दिया एक्सपोर्ट ऑफ रॉ वूल टू यूरोपियन कंट्री। आयरलैंड से, बर्तानिया से ये कहा गया
कि बरतानिया में जो वूल पैदा होता है ये बाहर नहीं बेच सकते आप, ताकि बरतानिया की फैक्ट्री को मिले वूल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिले। अच्छा, कॉटन इन्होंने क्या किया, इंडिया में क्या किया, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया, उनके हाथ पैर काट दिए, उनको जला डाला, ताकि हिंदुस्तान भी इंग्लैंड से कॉटन फिनिश खरीद करे। तो कॉटन के पास था नहीं रॉ मटेरियल, क्योंकि कॉटन एक पौधा होता है जो हिंदुस्तान में पंजाब में पैदा होता है जी। और महाराष्ट्र में होता है कॉटन का प्लांट जो है। तो ये वहां से क्या किया कि जबरदस्ती इंडिया को जब कॉलोनी हो गया तो उसे कहते थे आप कॉटन प्रोड्यूस करें। और इजिप्ट में मोहम्मद अली थे उस वक्त 1870 में, इन्होंने मोहम्मद अली से भी कहा कि आप कॉटन प्रोड्यूस करें, रॉ कॉटन इजिप्ट में, और हमको दें रॉ कॉटन, हम लाके मैन्युफैक्चर में कपड़ा बनाएंगे और फिर हम कपड़ा आपको बेचेंगे। तो बताइए, जो इजिप्ट और इंडिया दुनिया को कपड़ा एक्सपोर्ट करता था, फाइन 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 क्लोथ एंड मुस्लिम इन द वर्ल्ड, अब इंपोर्टर हो गया, क्योंकि इन्होंने उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर, उनकी इंडस्ट्री इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद कर डाला। जो भी उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कॉटन टेक्सटाइल, वो घर घरों में बनता था, हर मकानों में बनता था। पूरा बंगाल, पूरा बिहार, मुर्शिदाबाद, ढाका, ये मशहूर शहर थे, पटना, ये मशहूर शहर थे 1850 में कॉटन टेक्सटाइल के। यहाँ से दुनिया भर में कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा था। तो मैं कह रहा हूँ बुर्जुआजी के बारे में, तो लेट अस डिस्कस दैट। तो इंडिया में उस वक्त बुर्जुआजी डेवलप हो रही थी। बुर्जुआजी कौन, बुर्जुआजी मतलब क्या हुआ, वो आदमी जो कारखाने में इंटरेस्ट रखता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखता है। तो इंडिया में भी पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, पहले हिंदुस्तान के सरमायादार उसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या हुआ कि उसमें जगत मेहता जो है बहुत ही फेमस है 1757 के बारे में। जगत मेहता जो है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, बरतानिया के कॉलोनी बनने से पहले की बात यह है। तो वो फाइनेंशियर भी था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा दिया था, क्योंकि उसने कुछ नवाब जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के, उनको लाइक नहीं किया, उसने थोड़ा बहुत उनसे टैक्स के ऊपर कोई मतभेद हो गया था, डिफरेंसेस हो गए थे। तो उसने बरतानिया गवर्नमेंट को बाकायदा पैसा दिया कि तुम हिंदुस्तान में आओ और सिराजुद्दौला कब्जा करो, ये वो। तो कभी कभी अमीर लोगों में डिफरेंस होता है, तो बाहर के लोग उससे फायदा उठाते हैं। एनीवे, लेट अस बैक टू, तो मर्चेंट क्लास जो है बना, तो मर्चेंट क्लास धीरे धीरे मर्चेंट ने पैसा ट्रांसफर कर दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जैसे देखें आप, बड़ी बड़ी जितनी फैक्ट्रियां इंग्लैंड की कॉटन टेक्सटाइल वगैरह की है, इसका पैसा कहां से आया, इसका पहले मर्चेंट से आया। मर्चेंट ने कॉटन टेक्सटाइल में लगाया, और फिर कॉटन टेक्सटाइल की रॉ मटेरियल चाहिए सप्लाई, वो इंडिया कॉलोनी से आता था। इन्होंने जबरदस्ती लोगों को कॉलोनी बनाया, गुलाम बनाया, ताकि वहां से कॉटन आए। अमेरिका में तो बाकायदा स्लेव ट्रेड हुआ, वहां स्लेव कॉटन प्रोड्यूस करते थे, वहां स्लेव जो है। एनीवे, तो क्या हुआ कि स्लेव का जो पैसा प्रॉफिट हुआ, उससे इन्होंने कॉटन टेक्सटाइल के अंदर लगाया, इन्वेस्ट किया, और रॉ कॉटन मंगाया इंडिया से, इजिप्ट से, और यूएसए से भी मंगाया। यूएसए में कॉटन बहुत प्रोड्यूस होता था। ये जो अफ्रीकन लोग गए वहां, सब स्लेव जो है रॉ कॉटन प्रोडक्शन के लिए गए हुए थे वहां। 1780 सेंचुरी में बरतानिया वहां से ले गया था, यहाँ से अफ्रीका से पकड़ करके। मैंने लिखा है एक बहुत बड़ा आर्टिकल, स्लेव ट्रेड में बरतानिया को कितना फायदा हुआ 18th-19th सेंचुरी में। तो क्या हुआ कि इससे जो है मर्चेंट क्लास ट्रांसफर हो गया इंडस्ट्रियल क्लास के बारे में। तो क्या हुआ, अब जो है जो गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट है बरतानिया की, इसने लॉ पास किया कि हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाए। पहला लॉ था इनका कि रॉ वूल जो है वो अब बाहर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ताकि बरतानिया के इंडस्ट्रीज को सस्ता वूल मिले और उससे तरक्की करें। तो जब इन्होंने वो पहला काम इन्होंने किया, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, पहला काम इन्होंने किया जब 16th सेंचुरी में, वो जो है 17th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में शुरू हुआ, आयरलैंड को कॉलोनी इन्होंने बनाया। पहली कॉलोनी थी बरतानिया की आयरलैंड कॉलोनी बनाया। तो पहले इन्होंने आयरलैंड में खूब जो है घरों घरों में वो बनता था, वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वूल के कपड़े बनते थे, जंपर, स्वेटर, वूलन कपड़े। उस वक्त कॉटन यहाँ बहुत महंगा मिलता था, तो वूल लोग ज्यादा पहनते थे, और सर्दी भी थोड़ा ज्यादा पड़ती थी। तो सबसे अच्छा बरतानिया ज्यादा अच्छा बनाता था वो वूल का कपड़ा, हैंडीक्राफ्ट, वो आयरलैंड। अच्छा। बरतानिया के वूलन, मैंने वो लेटर पढ़ा है, रखा हुआ आर्काइव में। बरतानिया के वूलन जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने खत लिखा किंग को, अपनी किंग को, कि ये आयरलैंड के ऊपर आप टैक्स लगाएं और उसकी इंडस्ट्री खत्म करें किसी तरह वुलन की, ताकि हमारी इंडस्ट्री फ्लोरिश हो, हमारी इंडस्ट्री तरक्की हो। तो उन्होंने वुलन आयरलैंड से कहा कि तुम बरतानिया भेजो अपना वूल जो है, रॉ वूल, लेकिन मैन्युफैक्चर वुड्स के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया और उनके जबरदस्ती मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बर्बाद किया, ताकि
इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी जो है न डेवलप होकर आयरलैंड में, तो आयरिश लोग बहुत हेट, दे हैव गॉट लॉट ऑफ डिफरेंसेस विद इंग्लैंड एंड दे डिस्पाइज ब्रिटिश पॉलिसी। इसीलिए IRA वगैरह ने बहुत इसके बारे में लिखा है कि हमारी बुर्जुआजी को बरतानिया ने 18th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया ओनली टू प्रमोट ब्रिटिश बुर्जुआजी। तो बुर्जुआजी का मतलब ये कि इंडस्ट्रियल क्लास का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। गवर्नमेंट हर काम वो करती है कि अपने मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करे दुनिया भर में, अपने मुल्क में प्रमोट, बाद में उसको एक्सपोर्ट करे। तो बरतानिया में क्या हुआ कि दो तरह हुआ, रॉ मटेरियल को इन्होंने कानूनी जबरदस्ती ले आए, और दूसरी बात जब इनके यहाँ बहुत ज्यादा पैदा हुआ, क्योंकि ज्यादा पैदा करेंगे तो पर यूनिट कास्ट लो होती है, इकोनॉमिकल स्केल अचीव होता है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा पैदा किया बल्क में, तो उसकी जरूरत थी मार्केट चाहिए। जब मार्केट चाहिए तो इन्होंने कॉलोनी में इंडस्ट्री में आग लगा दी। हमारे इंडिया में पटना, मुर्शिदाबाद बड़े बड़े शहर थे मुगलों के जमाने में, इसको सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया, आग लगा दी, बाकायदा उनके हाथ काट डाले, उनको बुन करके, जोलाहों के, जिनको हम कहते हैं बुनकर कहते हैं। अब लिखा हुआ सब, कोई भी आदमी गूगल में ढूंढ सकते हैं आप। इन्होंने सबको मार डाला, खत्म कर डाला, फेमिन क्रिएट किया वहां, ताकि इंडस्ट्री खत्म हो जाए, ताकि बरतानिया से सामान खरीदें, ताकि बरतानिया के इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट हो। इसको बुर्जुआजी कहते हैं। तो इस तरह बुर्जुआजी हुई। आजकल बुर्जुआजी जो है यूरोप वगैरह में, ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हो गए। अब पहले कम्पिटिटिव बुर्जुआजी थी, छोटी छोटी बुर्जुआजी थी। अब जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हो गए, जैसे कारगिल है, जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम है, जैसे ये बोइंग है, ये सब बुर्जुआजी है बड़ी बड़ी। अब देखिए आजकल अमेरिका, बरतानिया, इनके ऊपर बुर्जुआजी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। दो कंट्रोल है, बुर्जुआजी का है और दूसरा बैंकिंग सेक्टर का है। अब देखिए अभी 2008 में बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस हुआ था, गवर्नमेंट $1 ट्रिलियन दे दिया बैंक के मैनेजर, उन्हीं मैनेजर को दिया जिन्होंने नुकसान किया। लेकिन जब किसान यहाँ मांगता है पैसा, वर्कर मांगता है, कोई पैसा नहीं। अब बताइए ट्रिलियंस ऑफ पाउंड इन्होंने दिया है बैंक को बेल आउट में। स्कॉटलैंड बैंक, सब बैंकों को इन्होंने बेल आउट किया है, समझा आपने। बरतानिया में जितने बैंक थे सबको बेल आउट किया, ट्रिलियंस ऑफ पाउंड खर्च किया। अमेरिका में भी ट्रिलियंस ऑफ पाउंड खर्च हुआ, सब बैंकों के बेल आउट में। लेकिन जब किसान मांगता है, मजदूर मांगता है 2 पाउंड वर्कर पे राइज, तो ये कहते हैं कोई पैसा नहीं। तो इसलिए कि क्लास जो इनके यहाँ इंटरेस्ट ये है कि जो रूलिंग एलिट है आजकल, वो है बैंकिंग क्लास, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर एक, और दूसरा इनके यहाँ है बड़ी बड़ी बुर्जुआजी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो गए। जैसे आजकल इनका बहुत असर है, जो वार प्रोडक्शन करते हैं, जो वेपन प्रोडक्शन करते हैं, इनको हरदम चाहिए मार्केट। नए मार्केट जब होगी जब लोग जंग में मरेंगे, तो जब मरेंगे तब इनका पुराना सामान बिक जाएगा ताकि नया सामान बनाए। तो आजकल इनमें जो है बरतानिया की इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा, इसके ऊपर एक स्कैंडल हुआ था कि बरतानिया ने कैसे 25 साल तक सऊदी अरब को सामान बेचा। हम लोग पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, सामान बेचा। सर हमने बुर्जुआजी की तो बात की, ब्रिटिश की और डेवलप्ड कंट्रीज की। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर बुर्जुआजी हैं, और अगर हैं तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो अभी भी फ्यूडल जो है ना वो पार्लियामेंट में है और कंट्रोल में है, तो वहाँ उसके बारे में क्या? वेरी गुड क्वेश्चन, दिस आई वाज थिंकिंग, इट वाज इन माइंड। क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान, इजिप्ट, सब इंडोनेशिया कॉलोनी बने, तो जो भी उनके यहाँ एक क्लास डेवलप हो रहा था, जो एक्सपोर्ट करना चाहता था, जो कारखानेदार, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, उसको उन्होंने खत्म कर डाला ताकि इनका बुर्जुआजी के लिए मार्केट बढ़े। अब मैंने पहले बताया जी। तो क्या हुआ कि कॉलोनी के जमाने में बुर्जुआजी खत्म हो गई। अच्छा है, गरीब मुल्कों में, अफ्रीका वगैरह में बिल्कुल खत्म कर डाली, कुछ था भी नहीं, अगर था भी तो उन्होंने सब खत्म कर दिया ताकि यूरोपियन सामान दुनिया भर में बिके। हाउएवर इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक साथ थे, तो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर पहले में रुक गया, शिपिंग वगैरह बंद हो गई, तो एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता था। तो इंडिया में जो चूंकि पुराने इंस्टीट्यूशन मौजूद थे, जो मैंने बताया जगत मेहता वगैरह को बंगाल में, तो ये बिरला उर्ला मारवाड़ी क्लास एक इंडिया में होता है। हजारों साल से ये मर्चेंट और प्रोड्यूसर वगैरह थे, सामान प्रोड्यूस करते थे। तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हजारों साल से चल रही थी, लेकिन वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बेस्ड थी। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बरतानिया का शिपिंग वगैरह रुक गया, तो उन्होंने फिर इंडिया को इजाजत दे दी कि आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल वगैरह में। मैं रियली, ये बड़ी जबरदस्त समझने वाली बात है। क्या हुआ कि इंडिया, चूंकि इंडिया उस वक्त अंडर डेवलप्ड था, कॉलोनी था इनकी, तो इन्होंने कहा ठीक है आप कुछ एरिया में बनाएं,
लेकिन बड़ी बड़ी माइनिंग थी, जूट इंडस्ट्री थी, ये सब बरतानिया कब्जे में थी। ये सिर्फ व्हाइट आदमी ओन कर सकता था, इंडियन नहीं कर सकता था। अच्छा है, तो इंडिया में क्या स्टील वगैरह सब, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा 19th सेंचुरी में 1850 के बाद इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर था ट्रेन का, रेलवेज का। लेकिन इंडिया में कोई रेलवे फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ तक कि स्क्रू ड्राइवर भी इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था। लेकिन जो लोहा था वो तो इंडिया में प्रोड्यूस होता था। हाँ, फिर वो वापस आता था यूके, हाँ, आई मीन सो इंग्लैंड में, और फिर इंग्लैंड से वापस उसकी ट्रेन और जो भी उसकी हाई वैल्यू करके बेचते थे। तो इंडिया से लेते थे चीप रॉ मटेरियल और उसको बहुत महंगा करके बेचते थे। इसी तरह ये प्रॉफिट, इसी तरह ग्लोबल इनइक्वालिटी हुई। जो कॉलोनी गरीब हो गए और जो कॉलोनाइजर थे, जो यूरोपियन जो कंट्रोल करते, वो बहुत अमीर हो गए। इस तरह इन्होंने किया। तो हम कह रहे थे कि इंडिया में क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इन्होंने थोड़ा इजाजत दे दी, छोटे छोटे आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो 1915-14 में पहली फैक्ट्री इंडिया में स्टील में लगी, टाटा स्टील इंडस्ट्री कहते हैं उसको। उसने लोहे को गर्म करके वो रेलवे लाइन बनाने लगा। तो जानते हैं गवर्नर जनरल ने क्या, उसने खत दिया कि साहब हमारा इंडियन लोहा खरीदे, चूंकि आपका वर्ल्ड वार हो रही है, लोहा नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि इतना रेसिज्म थी उस वक्त कि उसने टाटा को खत लिखा, ब्रिटिश वायसराय ने, क्या मेक यू फीड ऑल द आयरन इन योर माउथ, मतलब कि तुम ही प्रोड्यूस करो, तुम ही उसको खाओगे, मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन जब देखें जो कुदरत कैसी है, दुनिया चेंज होती है। क्या हुआ कि उस वक्त 1914 में 16 में पूरे मिडिल ईस्ट में बेलाफोर डिक्लेरेशन को बरतानिया की फौज आ गई, पूरा कब्जा इनका हो गया। 1916 से पहले वहां ऑटोमन एम्पायर, टर्किश की हुकूमत थी, तो इनकी नहीं थी। अब इनको बहुत बड़ा इलाका सीरिया, शाम सब मिल गया। तो वहां टर्की लोगों ने रेलवे लगा रखी थी, उन्होंने इसको तोड़ ताड़ दिया। तो अब क्या हुआ, इनको फौज चाहिए थी वहां, क्योंकि वहां इजराइल के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनको फौज भेजना चाहिए था। चूंकि उस वक्त फौज आती थी उससे, शिप से, हार्बर से, तो हार्बर से सिटी की तरफ फौज को ट्रांसपोर्ट करना था। तो इनको बहुत जरूरत पड़ गई रेलवे लाइन बनाने की, बहुत जल्दी जरूरत पड़ गई। अब जो है उस वक्त यूरोप में चूंकि खुद वर्ल्ड वार हुई थी, इंडस्ट्री वगैरह बंद हो गई थी, तो इन्होंने टाटा से, उसी टाटा से जिसको कह रहे थे कि तुम खुद ही खाओगे अपनी स्टील बना कर, उससे कहने प्लीज हमको बेचो, तुम दो, हम वहां इराक में रेलवे लाइन लगाएंगे, समझा आपने, हम इराक में इस्तेमाल करेंगे तुम्हारी स्टील को। तो इन्होंने उसे इंपोर्ट करके इंडिया में भी रेलवे लाइन लगाया और यहाँ इराक में भी लगाया। अच्छा। उसी से बुर्जुआदी से, जिसको ये हंस रहे थे कि तुम क्या हमारे सामने हो, और उसको मजाक उड़ा रहे थे। तो इंडिया में बुर्जुआदी जो है, चूंकि बहुत ओल्ड हिस्ट्री थी, तो वहां, लेकिन प्रॉब्लम ये थी पाकिस्तान का जो इलाका है वहां बुर्जुआदी कभी नहीं रही। वहां जो है ना फ्यूडल वगैरह थे। हाँ, आज भी फ्यूडल। हाँ, बुर्जुआदी इंडिया में थी, मुगलों के जमाने में सिर्फ थी, बंगाल में, गुजरात में थी और महाराष्ट्र में थी, अब भी वही है। यहाँ बुर्जुआदी क्लास था, यहाँ बुर्जुआदी प्रोडक्शन होता था, यहाँ से दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते थे, कपड़ा वगैरह, कपड़ा, सिल्क और स्पाइसेस। पाकिस्तान से कभी भी कुछ एक्सपोर्ट नहीं हुआ हिस्टोरिकली, वहां से सिर्फ आर्मी जाती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो पाकिस्तान अब भी उसी तरह मर्सनरीज है। बरतानिया, अमेरिका ने इसको कल्टीवेट किया है टू गेट आर्मी देयर, to rule India before and after that use them in the war, पहली, सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पंजाब और बलोचिस्तान से, पेशावर से लाके यूज किया इन्होंने। पाकिस्तान को कभी इंडस्ट्री वगैरह इन्होंने नहीं लगाई कुछ, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्री जहां थी वो फिर इमर्ज हो गई। तो इंडिया जब आजाद हुआ तो वहां एक बुर्जुआदी क्लास पनप रहा था, आगे बढ़ रहा था। लेकिन पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो फ्यूडल के हाथ में पूरी तरह था। अब भी वही चल रहा है। जी सर, आगे मूव करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया। आपने जैसे बताया कि सल्तनत उस्मानिया थी बिफोर रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, या तो ये जो उन्होंने जो रेलवे लगाई थी सल्तनत उस्मानिया ने, वो उन्होंने खुद बनाई थी कि वो भी कहीं से इंपोर्ट कर रहे थे उस टेक्नोलॉजी को उस वक्त? यस, उन्होंने जो है, वो भी प्रॉब्लम थी। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। उस्मानिया सल्तनत का डीके भी इसीलिए हुआ कि वहाँ इंडस्ट्रियल वगैरह पर ख्याल नहीं किया, वो फ्यूडल कंट्रोल सिस्टम था। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है टेक्नोलॉजी के यूज से। जो काम एक लेबर करता है फ्यूडल सिस्टम में, एक दिन में अगर उसने थोड़ा काम किया है, तो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी की वजह से, ट्रैक्टर से, नई टेक्नोलॉजी से, वो एक दिन का काम, एक हफ्ते का काम वो आधे घंटे में कर देता है। तो ये
उस्मानिया में प्रमोशन नहीं हुआ टेक्नोलॉजी वगैरह का, तो उनकी नेवी वगैरह बहुत कमजोर थी, और उन्होंने जो इंडस्ट्री वो लगाई थी, वो क्या नाम है, रेलवेज, वो उससे जर्मनी की मदद से लगाई थी। तो ऑल्दो दे वर बिग एम्पायर, 3 कॉन्टिनेंट में वो फैले हुए थे, ऑटोमन एम्पायर। उनकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं, इतनी नहीं थी, इंडस्ट्री वगैरह में नहीं, उन्होंने ख्याल नहीं किया। दे स्टिल रिलाइड ऑन फ्यूडल सिस्टम, आर्मी वगैरह। नेवी पे भी उनका इतना असर नहीं था, ख्याल नहीं था नेवी पे। तो ब्रिटिश नेवी कुड डिफीट देम इन द सी, बट दे कुड नॉट। लो ब्रिटेन वाज स्मॉल आइलैंड, लेकिन बर्तानिया ने बहुत ज्यादा इस पे खर्च किया, क्योंकि बर्तानिया का जो मर्चेंट क्लास था वो कहता था अगर सी में काम करना तो नेवी अच्छी बनाओ। तो इन्होंने देखिए वो था ना, ये नेल्सन ने जो डिफीट किया फ्रेंच को जी, और फिर नेवी में वहां स्पेनिश सी में। तो बर्तानिया जो है, क्या होता था कि 16-17 सेंचुरी में पूरा स्पेन और पुर्तगाल कब्जा हो गया साउथ अमेरिका के ऊपर। ब्राजील था पुर्तगाल का, और मैक्सिको से लेके अर्जेंटीना तक स्पेनिश कब्जा हो गया, दोनों ने कब्जा कर लिया पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट। और वहां से सिल्वर और सोना लूट के लाते थे, हजारों टन एवरी ईयर, हजारों टन फ्री। तो क्या हुआ, बर्तानिया उनको लूट लेता था रास्ते में, उसको कहते हैं पायरेट, सी ऑफ द पायरेट। इस पे फिल्म भी बनी है और किताबें भी लिखी गई है। बर्तानिया क्या करता था, इनका नेवी स्ट्रांग थी, तो ये क्या करते थे, जब वो लूट लाते थे स्पेन वाले, तो वहां से स्पेनिश शिप को ये लूट लाते थे। और जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, जो 16-17 सेंचुरी में जो थी, उसका नाम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके जितने एडवाइजर थे और क्लोज फ्रेंड थे, सब सी पायरेट लोग थे, जिन्होंने सी पायरेसी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। जिनके बड़े बड़े जहाज होते थे, लूटने वाले जहाज, समुद्र में लूटे हुए माल को, स्पेनिश माल को ये लूट लाते थे, लूट के यहाँ लाते थे सोना। ये अच्छा सर, बुर्जुआजी पे वापस आते हैं। हाँ। तो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं, हाँ, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उसमें किन किन में बुर्जुआजीज हैं इसमें? अब देखें जरा कि एक कंट्री है साउथ कोरिया, उनके यहाँ बुर्जुआजी कोई नहीं थी, चूंकि वो जापान की कॉलोनी था, उनके यहाँ कोई बुर्जुआजी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, अगर स्टेट लीडरशिप वाइज हो और फ्यूडल सिस्टम का असर उनके ऊपर ना हो, फ्यूडल सिस्टम का रूलिंग एलिट के ऊपर असर ना हो, तो रिफॉर्म कर सकती है आगे के लिए। तो साउथ कोरिया में क्या हुआ, यही तो अमेरिका ने किया। साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये 3 कंट्री हैं। मैंने इस पे एक पेपर लिखा है कि कैसे ईस्ट एशिया में फ्यूडल रिफॉर्म हुआ और फ्यूडल इनको खत्म कर डाला। लेकिन वही अमेरिका, मैक्सिको, पाकिस्तान जो इसके क्लोज अलाई थे, इनमें फ्यूडल सिस्टम उसने नहीं खत्म किया, क्योंकि वहां इनकी कंपटीशन था रशिया से कोल्ड वॉर में। तो इन्होंने क्या किया, जापान बहुत जरूरी था, जापान बहुत डेवलप्ड कंट्री था, रिच कंट्री था, तो चाहते थे जापान हमारे साथ रहे। तो जापान में इन्होंने प्रेशर डाला कि लैंड रिफॉर्म जो हुआ था पहले और अच्छा हो जाए, ताकि गरीब किसान को जमीन का मालिक बन जाए। लैंड रिफॉर्म में क्या होता है, पहले फ्यूडल में क्या होता है कि एक आदमी होता है जो जमीन पे काफी बड़ा मालिक होता है, वो जमीन पे काम नहीं करता, he owns the land but he does not work on the land, टेनेंट काम करते हैं। तो जापान और साउथ कोरिया में जैसे वहां 1950 में वहां अमेरिका की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट अमेरिका से इन्फ्लुएंस, अमेरिका के जेर असर, उन्होंने लैंड रिफॉर्म करवाया कि छोटे छोटे किसानों को जमीन फ्री बांट दी। उससे क्या हुआ कि फूड डेफिसिट खत्म हो गया, फूड में वो सॉवरेन हो गए, उनको खुद जमीन कहता, उस पर फिर खेती में उनकी रोजगार भी बढ़ा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म होगा तो खेती में फिर सरकार ने नए नए बीज लगाए, तो बीज लगाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो खेती में पैदावार बढ़ गई, तो जब पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की इनकम बढ़ गई, तो खेती ने इस तरह किया। लेकिन ये काम उन्होंने पाकिस्तान वगैरह में नहीं किया। तो ये देखिए क्या हुआ कि बुर्जुआजी इस तरह साउथ कोरिया में डेवलप हुई। कैसे डेवलप हुई कि फ्यूडल सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया फ्यूडल रिफॉर्म से। उन्होंने कह दिया 20 एकड़ से जमीन कोई ज्यादा नहीं रख सकता, तो जो फ्यूडल थे उनकी जमीन लेकर के उन्होंने गरीब किसानों को बांट दी। यही चाइना में किया, चाइनीज रेवोल्यूशन ने, माओ से तुंग ने, कि जमीन जो है बड़े बड़े किसानों से लेकर के सब गरीब मजदूरों में बांट दी। यहाँ जो है ताइवान में और साउथ कोरिया, जापान में छोटे किसानों को बांट दी, ठीक है ना। ठीक है। तो ये जब बढ़ गई तो फ्यूडल क्लास का जो असर था, जो पैसे का असर था, पार्लियामेंट वगैरह खत्म हो गया। तो ये खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ, इन्होंने इंडस्ट्रियल क्लास को गवर्नमेंट ने प्रमोट करके आगे बढ़ाया। जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि काई है, टोयोटा जो है, गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि आप टोयोटा लगाएं। उनका साहब मैं तो सिर्फ बॉडी पार्ट बनाता हूँ। 1948-49 में टोयोटा जो बॉडी पार्ट बनाता था ट्रक्स का, अमेरिका से इंजन खरीदता था।
तो इन्होंने कहा नहीं, तुम बनाओ सब कुछ और गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी देगी। कैसे देगी सब्सिडी? गवर्नमेंट ने उनको जो है फ्री लैंड दिया पहले, फिर उनको गवर्नमेंट सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे उनको कर्ज दिया, लॉन्ग टर्म 15-20 साल आपको सिर्फ 1% इंटरेस्ट देना होगा और आप इतना कर्ज लेके आप लगाएं। अच्छा, एक काम किया, मैं आपको सिर्फ जापान का बता रहा हूं, अभी कोरिया का बताऊं कैसे बुर्जुआजी उन्होंने और डेवलप किया। तो कोरिया में क्या किया, चायोबाल बनाया उन्होंने। चायोबाल एक ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये फैक्ट्री लगाएं और गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, लेकिन और गवर्नमेंट आपको इंपोर्ट लाइसेंस देगी। जैसे टेक्नोलॉजी अमेरिका से लेना है तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, वो डॉलर देगी कि आप वो खरीदें टेक्नोलॉजी अपने, और लेकिन गवर्नमेंट को आपको रिजल्ट देना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हुआ कि गवर्नमेंट का रिजल्ट देना है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा हर साल आप एक नया मॉडल दिखाएं कि कार टेक्नोलॉजी में आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। हाँ, और उन्होंने 5-6 कार कंपनियों को एक साथ प्रमोट किया ताकि आपस में कंपटीशन हो, ताकि अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में ला। और दूसरी बात उन्होंने किया कि फॉरेन इंपोर्ट कार बंद कर दिया। तो अब भी जापान में फॉरेन कार आपको नहीं नजर आती, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट किया ताकि अपना इंडस्ट्रियल क्लास आगे बढ़े, उनको सपोर्ट किया। हाँ, उसी को इंडस्ट्रियल क्लास आते हैं। तो इस तरह इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने सपोर्ट करके डेवलप बनाए, उसको बुर्जुआजी को डेवलप किया। ये इंडिया में भी किया। इंडिया ने टाटा बिरला को बहुत सब्सिडाइज किया, अपनी पूरी मार्केट कंट्रोल किया। 91 से पहले इंडिया में फॉरेन कार कोई नहीं होती थी, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जापान की तरह नहीं हो पाया। क्यों बता रहा हूं मैं, कि बुर्जुआजी जो थी जापान में, उन्होंने कार इंडस्ट्री लेने उन्होंने 6 कार इंडस्ट्री को अप्लाई किया, होंडा, टोयोटा, निसान, ये 6 थी, मुझे हाँ मित्सुबिशी 6 थी, इनको दिया। आपस में कंपटीशन हो इंटरनल, और सब कंपीट करते थे जापानीज मार्केट कार के लिए करते थे, ठीक है। तो फिर आगे जो बढ़ते गए उनको ज्यादा देते गए प्रमोशन। अगर आपने एक मॉडल लगा तो दुनिया प्रोड्यूस करती थी एक मॉडल एक साल में, जापान में 6 महीने मॉडल प्रोड्यूस होने लगा। गवर्नमेंट स्टिक लेके खड़ी रहती उनके सर के ऊपर कि आप इंप्रूव करें टेक्नोलॉजी को हमेशा। और बाद में जब दुनिया खुली फ्री ट्रेड के लिए तो जापान वाज इन बेटर पोजीशन, क्योंकि उनका कंपटीशन अंदर से इतना सख्त हो गया था कि दुनिया को भी कम्पीट कर सकते थे। अच्छा, इंडिया में क्या हुआ, एक टाटा को मिल गई 1947 जब इंडिया आजाद हुआ, तो टाटा को मिल गई ट्रक और रेलवे इंजन और कार प्रोड्यूस करने के लाइसेंस। अच्छा। कोई कंपटीशन नहीं था, कोई दूसरा कोई उसका राइवल नहीं था। उसने कोई इनोवेशन में, नई टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्ट किया ही नहीं कुछ, यहाँ तक कि बॉडी में भी कोई चेंज नहीं लाया। जबकि जापान में हर 6 महीने में बॉडी चेंज करते थे, उसका इंजन चेंज करते थे ताकि इफिशियंट हो। तो जब जापान की कार फ्री ट्रेड में आई 1980 में, तो क्या हुआ कि जब उस वक्त पेट्रोल की प्राइस बहुत बढ़ गई दुनिया मार्केट में, तो कंज्यूमर जो है वो जो है इफिशिएंट कार ढूंढने लगा। ऐसी कार खरीदे जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूर चले। जापान के मौजूद था, क्योंकि जापान ने कंपटीशन में उसको इतना दबा रखा, वो डेवलप कर चुका था, हाँ, फ्लो कर चुका था। और दूसरी बात है कि कार बढ़ गई तो पार्किंग स्पेस भी कम हो गया, और जापान पहले से ही छोटी सी कार बनाता था, इसलिए कि जापान में जगह की बहुत कमी है। तो जापान कार दुनिया में सबसे चौकी सस्ती कार, लेस मनी टू ऑपरेट, लेस कॉस्ट टू ऑपरेट, प्लस इजी टू पार्क। जबकि अमेरिकन कार बहुत बड़ी बड़ी होती थी 1980s तक, तो वो इफिशिएंट नहीं हो पाई। तो जापान में इंटरनल जो कंपटीशन उन्होंने करवाया आपस में कार मैन्युफैक्चरर का, उसको जापान को बहुत फायदा हुआ। इंडिया ने नहीं करवाया, इंडिया कार इंडस्ट्री 50 साल बाद फेल हो गई, और जापान ने खूब कंपटीशन करवाया इंटरनल, उससे दुनिया, जापान को भी फायदा हुआ, दुनिया में जापान की कार जो है दुनिया की कार बन गई। You understand? So this is how bourgeoisie is created. तो साउथ कोरिया, ताइवान, इंडिया में बुर्जुआजी क्रिएट हुई है। हर साल इंडिया, देखिए अंबानी है, अब इंडिया निगोशिएट करता है इंडोनेशिया से, मलेशिया से और ब्राजील से। जब इंडिया ने निगोशिएट किया तो अपने अंबानी को ले गया और कहा कि अंबानी आपका हार्बर ले लेगा, आपका पोर्ट ले लेगा, आपके यहाँ रेलवे लगेगी, अंबानी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, और इंडिया गवर्नमेंट इसके साथ खड़ी है। इंडिया गवर्नमेंट जो है 100% गारंटी देती है। तो इस तरह बुर्जुआजी डेवलप होती है। इस तरह अमेरिका बरतानिया ने डेवलप किया है। अब मैं बताऊं आपसे कि सॉरी आपकी मैं यहाँ पे बात हो रहा, चाइना ने भी बुर्जुआजी डेवलप की। यस, तो उसमें भी चाइना गवर्नमेंट ने ऐसे ही किरदार अदा किया जैसे कि जापानीज गवर्नमेंट ने किया। और यस, उसका कोई, चाइना थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से। अच्छा। चाइना जो है 1980 तक जो है बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल थी, वहां बुर्जुआजी वगैरह नहीं थी, सब गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी, सब लोग मजदूर थे।
तो जब वहां कैपिटलिस्ट सिस्टम धीरे धीरे खोला उन्होंने, तेज नहीं खोला, धीरे धीरे, देखिए वही फ्री ट्रेड, वही न्यू लिबरलिज्म, वही मार्केट पॉलिसी रशिया ने 91 में खोला, मर गया। रशिया में बहुत गरीबी बढ़ गई 10 साल में, 1990 से लेकर 2000 तक। तो जब पुतिन आया है तो इसने फिर चेंज किया है, तो अब इकोनॉमी ऊपर जा रही है डिस्पाइट वॉर। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं, उन्होंने रशिया ने एकाएक सब खोल दिया तो सब कुछ डैमेज हो गया। वेस्टर्न के, वर्ल्ड बैंक की एडवाइस के ऊपर, IMF की एडवाइस के ऊपर, लेकिन चाइना ने एडवाइस नहीं मानी, धीरे धीरे खोला, एक सेक्टर खोला फिर दूसरे सेक्टर खोला और गवर्नमेंट कंट्रोल, पीछे कंट्रोल रखा ताकि सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। तो चाइना में क्या हुआ, उन्होंने कैपिटलिज्म को बुर्जुआजी कहते हैं, कैपिटलिज्म बुर्जुआजी को उन्होंने डेवलप किया स्टेट सपोर्ट से, जैसे कोरिया में किया। चाइना वही किया जो जापान कोरिया ने 20-30 साल पहले किया रखा था। तो जापान से, कोरिया से चाइना ने सीखा। तो चाइना ने अपनी गवर्नमेंट की निगरानी में कैपिटलिस्ट क्लास को प्रमोट किया कि ठीक है आपको अलीबाबा हम बनाएंगे, लेकिन आप जो है डिलीवर करें, आप हर साल हमको बताएं कि आपने क्या, कितना एक्सपोर्ट बढ़ाया है, कितना आप कमा के पैसा ले आए, आपके यहाँ कितने टेक्नीशियंस जो हायर किया आपने, जॉब कितनी क्रिएट किया, और आपका इफिशियंसी कितनी बढ़ी, दुनिया कंपटीशन लेवल में आप कहाँ हैं। तो चाइना ने दिया उनको सब्सिडीज, उनसे डिमांड किया। इंडिया में ये सब नहीं हो पाया। तो चाइना, हाँ जापान में और चाइना में भी है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, उसको होता है MITI, MITI। ये पूरा मैंने जापान पे 2 पेपर लिखा है कि MITI जो है वो कहती थी कि कौन कंपनी को कितना इंपोर्ट लाइसेंस मिलेगा और कितना क्रेडिट मिलेगा। जितना ज्यादा आप कंपटीशन में आगे होंगे, इफिशिएंट प्रोडक्शन होगा आपका, और जितना ही ज्यादा एफिशिएंसी और चीप कास्ट में प्रोड्यूस करेंगे आप, उतना ही ज्यादा आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, प्रमोट करेगी। तो चाइना में भी यही हो रहा है। चाइना में भी वो, चाइना में पहले 1990 में, 95 में, 2000 तक बहुत ज्यादा स्टील कंपनियां थी प्राइवेट, उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल के उनको सब मर्ज करवा दिया, ताकि मर्ज होगी तो इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, सस्ता प्रोड्यूस करेंगे। यही अमेरिका बर्तानिया में भी हुआ, लेकिन मार्केट के जरिए हुआ इनके यहाँ। उनके यहाँ गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल के मर्जर करवाया। तो गवर्नमेंट जहां मार्केट या नहीं कर सकते, जैसे अब पाकिस्तान है, उनके पास पैसा नहीं है अमीरों के पास कि स्टील मिल लगाएं, वो रेलवे इंजन लगाएं, ये वो, तो उसके लिए स्टेट आता है सामान, स्टेट आता है, कहता है हम आपको जमीन फ्री दे रहे हैं, टेक्नीशियन दे रहे हैं। पॉलिसीज होनी चाहिए, स्टेट इन्वॉल्वमेंट तभी आएगी जो पॉलिसी होगी। जैसे इंडिया में ये सॉफ्ट, क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, जी। इसमें इंडिया बहुत आगे बढ़ा। कैसे आगे बढ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, 1975-76 में इंडिया ने भेजा कुछ इंजीनियर्स को। उस वक्त इंडिया का दोस्त अमेरिका नहीं था, लेकिन अमेरिका में कंप्यूटर उस वक्त शुरू हो गया था कैलिफोर्निया में। तो इंडिया ने भेजा कुछ लोगों को, उसमें मूर्ति भी शामिल था, कि जाए वहां आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ें कंप्यूटिंग में। तो ये लोग वहां पढ़ के आए, मास्टर डिग्री, अंडर ग्रेजुएट 5 साल पढ़ के आए। तो इंडिया गवर्नमेंट उनको पैसा दिया, सब्सिडी दिया था कि आप पढ़ने जाए वहां, खुद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दी थी। एक मुल्क में जो अमेरिका का दोस्त नहीं था, इंडिया दोस्त का नहीं था, पढ़ के आ गए ये लोग। फिर इंडिया ने इनसे कहा कि, कुछ लोगों ने कहा हम ये कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, उसमें हार्डवेयर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर भी, और हार्डवेयर आप इंपोर्ट कर लें रशिया से, तो हम सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकते हैं। तो इंडिया गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर तुम ये डालो तो मिलिट्री खरीद लेगी ये तुम्हारा सब सामान, जो वैसे मार्केट क्रिएट कर दिया उन लोगों के लिए। तो इससे प्रॉफिट उन्होंने बढ़ाया। जब इस तरह मार्केट बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ा, तो फिर वो आज देखिए मूर्ति जो है बिलियनर, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। एक आदम प्रेम जी, एक इंडिया का कैपिटलिस्ट है, वो भी सॉफ्टवेयर में है, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। ही probably has got 80-90 बिलियन डॉलर वर्थ इन लास्ट 30 ईयर्स। सब ये सॉफ्टवेयर में। कैसे बनाया? गवर्नमेंट ने प्रमोट किया उनको, फिर पहले उनको मार्केट दी, सस्ता क्रेडिट दिया, उनको प्रमोट किया, उनका सामान खरीदा, जबकि सामान कॉम्पिटिटिव सामान नहीं था, महंगे दाम पर सामान खरीदा ताकि वो और लगाएं, इन्वेस्ट करें, आगे बढ़े। तो इस तरह कैपिटलिस्ट क्लास, पाकिस्तान में ये सब नहीं होगा। पाकिस्तान में क्या है, तो एक बहुत बुरा क्लास होता है, उसको कहते हैं कि मर्चेंट क्लास, खरीदे बेचे। उसमें इंडस्ट्रीज नहीं हो सकता। उसका ये फायदा है कि भाई बाहर सामान खरीदो, मार्जिन बढ़ा लो, मोनोपोली कर लो और उससे प्रॉफिट कमाओ। तो वो स्टेट को चाहिए, इसको बहुत ही कम नौकरी पैदा हो रही, तो इसलिए आपको पहले ऐसे चाहिए, ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां नौकरी काफी पैदा हो। थैंक यू सर। इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर कल्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान का और इंडिया का, और उसके क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि लैंड तो तकरीबन एक ही है और उसके बावजूद भी प्रोडक्शन का डिफरेंस है काफ़ी हाई,
और भी कुछ मसाइल हैं जिस पे आपने मुझसे जिक्र किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे सर। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर दिस टाइम, यू वेलकम, और इंशाल्लाह विल सी यू अगेन। यू